A very good afternoon to everyone. मैं डॉक्टर साक्षी बख्शी, MD आयुर्वेदा। मैं डॉक्टर अनूप, MD आयुर्वेद। तो आज का हमारा टॉपिक है, हमारे साथ डॉक्टर सहर भी हैं। डॉक्टर सहर। नमस्ते, मैं डॉक्टर नवीद खान, MD आयुर्वेदा, ईशान आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर की तरफ से आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ। आज वर्ल्ड एस्थमा डे पे हम डिस्कस करेंगे कुछ चीज़ें एंड आपको कुछ बेसिक गाइडलाइंस बताएंगे जो आपको हेल्प करेंगी आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो हम बात करते हैं, जैसे कि हम जानते हैं आज वर्ल्ड एस्थमा डे है। इस पे हम कुछ बेसिक गाइडलाइंस की और कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन की नॉलेज की बात करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको ये बता दूं कि जो एस्थमा है, ब्रोंकियल एस्थमा, वो एक रेस्पिरेटरी डिजीज है। इसमें होता क्या है बेसिकली, इसमें एयरवेज का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, यानी कि जो विंड पाइप है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है। तो पेशेंट को क्या सिम्पटम आते हैं कि हमें पता चलेगा ब्रोंकियल एस्थमा है। पेशेंट को सिम्पटम्स में पहले उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ सांस लेने में दिक्कत आना, खांसी होना, प्लस म्यूकस निकलना, चेस्ट की टाइटनिंग होना। तो ये सब सिम्पटम्स जो है दिखाई देते हैं पेशेंट में। या वीज आना, वीज यानी कि ऐसा सीटी बजने की आवाज सी आना जब भी हम रेस्पायर करें, जब भी ब्रीदिंग प्रोसेस हो। तो इस टाइप की जो कंप्लेंट्स है वो दिखाई देती है और ये एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। तो इसके आगे का हम जानेंगे कि इसके क्या-क्या ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं वो। जी, तो ब्रोंकियल अस्थमा की अगर हम बात करें तो बेसिकली अस्थमा को हम ब्रोंकियल एंड उसको एलर्जिक, मतलब अगर बात करें कि एलर्जी की वजह से भी ये हमारा हो सकता है। जैसे अगर बात करें कि अस्थमा का अटैक आना, तो अस्थमा का अटैक अगर आता है तो ऐसे कई ट्रिगरिंग फैक्टर मतलब जो अस्थमा के अटैक को ट्रिगर करे, उसको बढ़ावा दे। एंड इस वजह से भी कई बार देखा गया है कि अस्थमा जो हुआ है ये होता है। एंड ये फैक्टर्स क्या होते हैं? अगर हम सबसे पहले बात करें एलर्जेंस की, तो एलर्जन मतलब क्या, जो भी हमारी बॉडी में एलर्जी प्रोड्यूस करे। जैसे कि अगर देखिए हम घर की अगर हम बात करें तो घर में कॉकरोचेस अगर है, ये भी अस्थमा का अटैक लाने में हमें ट्रिगर कर सकते हैं। अगर हमारे बेड पे डस्ट माइट्स जो बोलते हैं हम, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं हमारे बेड पे, ये भी अस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ट्रिगर कर सकती है। ऑल्सो अगर हम बात करें मौसम की, ज़्यादा गर्मी में या ज़्यादा ठंडी में अगर हम बाहर जाए, वो भी हमें ट्रिगर कर सकता है। ऑल्सो अगर आप देखें कि घर में अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल हो, तो एस्थमेटिक पेशेंट्स में भी ये देखा गया कि स्ट्रॉन्ग स्मेल उनको बर्दाश्त नहीं होती है। इस जो खुशबू है ज़्यादा अगर आ जाए तो उसकी वजह से भी ये देखा गया है कि एस्थमा का अटैक होता है। ऑल्सो देखा गया है कि जब हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं, तो पेट्रोल पंप पे भी देखा गया है कि उसकी स्मेल जो रहती है, गैसोलीन जो कहा जाता है, उसके वजह से भी अटैक जो है वो ट्रिगर होता है। और अगर हम बात करें फीलिंग्स की, अगर हमें ज़्यादा गुस्सा आ जाए या ज़्यादा हमें कोई फीलिंग ऐसी बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उसकी वजह से भी हमें ये ट्रिगर हो सकता है। और अगर बहुत ज़्यादा हमने एक्सरसाइज कर लिया, बहुत फास्ट दौड़ लिया, तो ऐसे लोगों को इसलिए कहा गया है कि ना करें, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ये इफ़ेक्ट कर सकती है। ऑल्सो हम देखा जाए कि जो बाहर अगर स्मोक की बात करें, एयर पोल्यूशन जो इतना ज़्यादा हो रहा है, अगर बाहर एयर पोल्यूशन की वजह से भी हमें ट्रिगर हो सकता है। एयर पोल्यूशन की बात करें तो स्मोक जहाँ आया, स्मोक अगर बाहर कुछ लकड़ी जल रही हो, वो स्मोक भी अगर हम, उससे भी ट्रिगर हो सकता है एंड उससे भी अस्थमा का अटैक आ सकता है। तो कुछ ऐसी सी चीज़ें हैं जो अस्थमा के अटैक को ट्रिगर करती है। इसीलिए मेडिसिन भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल करती है। मेडिसिन से भी कभी कभी ये ट्रिगर हो सकता है। जैसे कि अगर एस्पिरिन हो जाए, इसे नॉर्मली लोग एस्पिरिन को ले लेते हैं, दुकान से भी खरीद के ले लेते हैं, लेकिन इसको नहीं लिया जाए क्योंकि एस्पिरिन एंड ये सब भी चीज़ें इस चीज़ को ट्रिगर कर सकती है। तो ये सब कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर है जो कि हमने अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू। आयुर्वेद में अगर हम बात करें तो ब्रोंकियल अस्थमा को तमक श्वास से कोरिलेट किया जाता है। और तमक श्वास के बारे में बोला जाए तो ये बोला गया है कि 5 प्रकार के श्वास में से एक है, जो कि इसके उत्पन्न होने के कारण में अगर बात किया जाए तो देखा जाएगा कि इसमें जो आहार विहार हैं बोले गए हैं, उसमें बोला गया है कि शीतल आहार विहार से, ठंडे चीज से, खान-पान से, ठीक है, खट्टे खान-पान से, और उसके साथ-साथ ही अभिसंधि जो चैनल ब्लॉक करने वाले हमारे हैं, जो माइक्रो चैनल्स हमारे बॉडी के हैं उनको ब्लॉक करने वाले आहार विहार से,
और साथ-साथ में ये तो आहार है, बिहार में देखें तो जहाँ ठंडे प्रदेश में ह्यूमिड कंडीशन में जब हम लेटते हैं, सोते उठते हैं, पंखा के नीचे ठीक सोते हैं, ये भी सबसे बड़े कारणों में से एक है, जिससे कि हमारा ये तनिक श्वास एग्रीवेट करता है, ठीक है? और देखा जाए तो इसमें कारणों में जाए तो अति साहस करने से, कुछ ज़्यादा ही वज़न उठाने वाला काम करें हम, बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं हम काम करें और साथ ही साथ खूब पैदल चलें। जैसे बहुत ज़्यादा पैदल भी नहीं चलना चाहिए इस बीमारी में, ठीक है? कुछ ज़्यादा ही एक्सरसाइज़ करें, हेवी एक्सरसाइज़ करते हैं, तो भी ये हमारा ब्रोंकियल अस्थमा या तनिक श्वास बढ़ता है। तो ये हमारे जो आचार्यों ने बड़ा ही कहते हैं ना कि क्लियर कट जो है इस पे एम्फसिस किया है कि ये कारण जो है इस तरीके के खान-पान से, इस तरीके के आहार-विहार से और सबसे बड़ी बात जो मैम ने अभी बात की सोडियम ग्रेन्स के बारे में, तो इसमें भी बोल दिया है उन्होंने कि धूल-धक्कर से, ठीक है? और अधिक हवा के सेवन से और अधिक ताप के सेवन से भी ये क्या कहते हैं तनिक श्वास वृद्धि को प्राप्त होता है। तो ये इसके निदान हुए या हेतु हुए जो कारण है। लक्षणों पे आएँ तो लक्षणों में सबसे बड़ी बात है कि श्वास लेने में कष्टता है और इसके बारे में जो आचार्यों का वर्णन है कि रात में सबसे ज़्यादा ये तकलीफ अगर देता है तमक श्वास तो रात के समय। मध्य रात्रि में आदमी सांस लेते-लेते उसको इतनी कठिनाई होगी सांस लेने में कि वो बैठ कर के सोना शुरू कर देगा। उसे बैठ कर के लेटने में बड़ा आराम लगेगा। और जो लेट के सोएगा तो उसे पसीने-पसीने पूरे शरीर में हो जाएँगे। तो ये सबसे बड़े कहते हैं ना क्लियर कट डिफाइनिंग इसके क्या कहते हैं सिम्पटम्स है। बाकी कफ निकलेगा, कफ निकलने पे इसको बड़ा आराम महसूस होगा, ठीक है? गरम चीज़ खाएगा तो इसके 2 भेद बतलाए गए इसलिए, संक्रमक और प्रतमक। तो इसमें क्या कहते हैं संक्रमक वाले में क्या बोला कि गरम चीज़ खाएँगे तो आराम पड़ेगा। तो ये भी बड़ा ही इसमें क्लियर कट हमको अंतर करना है कौन-सा संक्रमक है, कौन-सा पित्त से अगर वात पित्त का 3 दोषों का इनमें समावेश है। तो वात का तो श्वास रोग में है ही, लेकिन अगर ये वात का पित्त स्थान में है, तो संक्रमक और पित्त स्थान में नहीं है तो प्रतमक। तो इस तरीके से भी हम इसको अंतर कर सकते हैं। तो इसका क्या कहते हैं पैथोजेनेसिस और हम समझ सकते हैं। तो ये देखना पड़ता है रोगी से पूछना पड़ेगा कि आपको गरम चीज़ खाने से आराम पड़ता है या ठंडा चीज़ खाने से आराम पड़ता है। तो ये प्रतमक और संक्रमक का अंतर करके रोगी को हम बाँट सकते हैं। तो इसीलिए आयुर्वेद में भी देखिए, मॉडर्न में भी देखें तो एलर्जिक अस्थमा है या ब्रोंकियल अस्थमा। शुरुआती है कि अंदर फेफड़ों में भी पहुँच चुका है। तो इस तरीके से भी हम अंतर कर सकते हैं। चिकित्सा क्या है? चिकित्सा को देखेंगे तो 2 तरीके से आचार्यों ने चिकित्सा बोल दी है। शोधन चिकित्सा, शमन चिकित्सा। शोधन के लिए कंडीशन क्या बता दी अगर रोगी बलवान नहीं है, तो शोधन नहीं करना है। उसका वृंघर चिकित्सा करें, ठीक है? शरीर को ताकत देने वाले खान-पान देंगे, जो रसायन चिकित्सा हमारे बताई गई वो हम करेंगे। लेकिन अगर रोगी बलवान है, तो सबसे पहले और उसके कफ जो छाती में कफ जमा हुआ है, तो सबसे बड़े ध्यान देखेंगे जिससे श्वास लेने में से कष्टता हो रही है, तो बोला कि आलक्त तेल का अभ्यंग। आलक्त मतलब बहुत ज़्यादा नमक मिला करके, संधव नमक मिला करके उस तेल को पूरे शरीर में हमको अभ्यंग करना है, मालिश करना है, ठीक है? जिससे कफ आसानी से क्या करते हैं पिघल जाएँगे। तो हम 2 कार्य जो पंचकर्म जिसमें बोला गया है तो ऊर्ध्व मार्ग से हम वमन उल्टी करा दें, वो कफ निकल जाएगा तब आराम मिलेगा रोगी को, या अधो मार्ग से हम विरेचन करा दें तो रोगी को आराम मिलेगा। तो ये हमारी पंचकर्म की चिकित्सा शोधन चिकित्सा होगी, लेकिन इसमें कंडीशन यही है कि रोगी बलवान होना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद शमन चिकित्सा में आए तो कई औषधियों का वर्णन है। एकल औषधियों में पुष्कर को छोड़ दे सकते हैं, ठीक है? जो श्वास के लिए बहुत अच्छा है। अगर कास है श्वास के साथ, कास भी लक्षण में है तो सीतोपलादी और तालिसादी चूर्ण लक्षणों के अनुसार देखेंगे कि आर्द्र कफ आ रहा है कास की शुष्क कास के, उसी अनुसार से हम सीतोपलादी या तालिसादी का उपयोग कर सकते हैं। और वटियों में आए तो बहुत वटियाँ हैं, लवंगादी वटी है, इलायची वटी है, व्यवसादी वटी है, इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। चूर्णों में आए तो सौदृष्टा चूर्ण हो गया, ठीक है? कई ऐसे उसका औलेय में आए तो वासा औलेय हो जाएगा, जो खांसी में दे सकते हैं। और उसके साथ-साथ अगर हम और औलेय की बात करें तो चित्रखरित की विपरीत चित्रखरित की हो गया, व्याघ्री हरित की हो गया। तो ये हमारी च्यवनप्राश जो आसानी से हम चाट करके भी हर रोगी, क्योंकि बच्चों में भी ये देखा जाता है और बूढ़ों में भी देखा जाता है। तो इसके लिए जो हम औषधि का प्रयोग कर सकते हैं, वो हम बच्चों के लिए आसानी से लेने में योग्य है, च्यवनप्राश सबसे अच्छा है,
ठीक है? चित्रकृत की सबसे अच्छा है, प्राकृत की अच्छा है, जो लेह फॉर्म में है, जो सिरप फॉर्म में भी हम बना सकते हैं। अगर हम बहुत डाइल्यूट करते हैं तो सिरप फॉर्म में भी तैयार हो सकता है, जो आसानी से काढ़े में देखिए गुड़ बनस्पति काढ़ा, बनस्पति काढ़ा बहुत अच्छा है, गुजीवादी काढ़ा बहुत अच्छा है खाँसी के लिए, ठीक है? इसकी कई हर्बल प्रिपरेशन इन्हीं के क्या कहते हैं प्रोप्राइटरी मेडिसिन का प्रयोग करके कई कंपनियाँ इनका प्रयोग करती हैं, सिरप फॉर्म में बनाने में। तो हम इसको हम प्रयोग कर सकते हैं, इसे समन से भी हम दूर कर सकते हैं। फिर मैं आगे बोलना चाहूँगा कि सभी हम लोग चाहें कि क्या करें, क्या ना करें के बारे में मैं चाहूँगा कि साक्षी मैम शुरू करें, इसको बताएँ प्लीज़। तो एक-एक करके हम लोग क्या करें, क्या ना करें हम बताएँ। साक्षी मैम। जी, जी, इसमें हमें सबसे पहले जो भी ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं जो भी प्रोवोकिंग फैक्टर है, जिनके कारण हो रहा है, तो हमें सबसे पहले उनको अवॉइड करना चाहिए। पहले हमें अपना जान लेना चाहिए, हर इंडिविजुअल का अलग होता है। किसी को डस्ट से एलर्जी है, किसी को सीज़न चेंज से एलर्जी है, किसी को स्ट्रेस से एलर्जी है, क्योंकि इसमें इमोशनल का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। किसी को बहुत ज़्यादा रिकरेंट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस यानी कि जो भी छाती की जो भी एलर्जीज़, इन्फेक्शंस हो रही है, उनको कई बार वो ज़्यादा प्रोन है इस कैटेगरी में, उनको होने के चांसेस है। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है, किसी को मिल्क से है, किसी को एग से है, तो खाने की भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, किसी को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से है। तो हमें पहले उन सब चीज़ों को फाइंड आउट करना है कि हमें किससे बेसिकली हो रही है और हमें अपने पेशेंट को ये एजुकेट करना है कि इन सब चीज़ों से होता है, तो आप फाइंड आउट करो कि आपका कौन-सा पॉजिटिव फैक्टर है इसमें, किस कारण हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए अपने पेशेंट को बता सकते हैं और हम इस चीज़ों से, इसके अटैक से बच सकते हैं। ठीक। तो मैं चाहूँगा कि नवीन मैम कुछ घरेलू नुस्खे बताएँ जो कि बहुत अच्छा काम करते हों इस श्वास रोगी के लिए। तो एक आध 2 नुस्खे मैं आपसे चाहूँगा मैम, नवीन मैम। नवीन मैम आवाज़ आ रही है आपको? लग रहा है मेरी आवाज़ सुनाई नहीं रही। तो मैं चाहूँगा 1-2 नुस्खे, घरेलू नुस्खे जिसमें आप चाहते हैं आप काली मिर्च के बारे में जानते होंगे, पीपल के बारे में जानते होंगे, सोंठ के बारे में जानते होंगे। इनको आप लेकर के गुड़ के साथ लें, तो बहुत ही आसानी से आपका कफ शांत होगा। अगर साथ ही साथ आपको जो है श्वास में भी तकलीफ आ रही है, तो आग का फूल जानते हैं आप? आग के फूल को अगर हम बढ़िया से शोधित करके अगर हम उससे भस्म बना करके उसे हम खीर में प्रयोग करें या उसको सत्तू में मिलाकर के घोल के अगर लें, तो ये श्वास का वेग बड़ा अच्छे से शांत होता है, ठीक है? और साथ ही साथ ही इसमें कई हमारी और औषधियाँ बताई गई जैसे सीरीज़, सीरीज़ के भी क्या कहते हैं जो छाल बताई गई है, उसकी छाल को अगर हम भस्मित करके उसे हम च्यवनप्राश जैसा लेह बना करके शुरू करें, एक शहद के साथ चाटें, तो बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आता है, ठीक है? तो ऐसे ही कहते हैं ना अपार संभावनाएँ, अपार हमारे आयुर्वेद में तरीके बताए गए हैं, जिसका उपयोग करके हम कठिन से कठिन परिस्थिति वाली जो ब्रोंकियल अस्थमा या तमक श्वास क्योंकि जो ये समय के साथ जटिल होती जाती है। इसीलिए हम रोगियों से कहते हैं कि इन्हें जितना हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करके इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें, ठीक है? और शोधन के साथ-साथ समन चिकित्सा कर सकें, उतना ही आसान ये बताया गया है आचार्यों ने। और इसमें बोला है कि जो बालावस्था का श्वास है, वो साध्य है और बोला गया है कि जो मध्य अवस्था है, जो प्रौढ़ावस्था है, उसमें कृषि साध्य है और जो वृद्धावस्था का बताया गया है श्वास रोगी प्रमुख श्वास, वो असाध्य हो जाता है। इसीलिए इतना हम डिले ना करें, इतना हो इसीलिए हम आयुर्वेद में बोला गया 20 से 25 साल पुरानी भी क्या कहते हैं ब्रोंकियल अस्थमा ठीक होती है और इसके बारे में आपसे प्राची मैम आपको साक्षी मैम भी बताएँगी आपको कि कितने हमारे यहाँ पे हमारे संस्थान में बहुत अच्छे से इसका हम लोग अस्थमा कैंप भी करते हैं। जो एक क्षीर प्राशन की हमारी विधि है, हम हर हर पूर्णिमा को हम लोग करते हैं और ये शरद पूर्णिमा से हम शुरू करते हैं और पूरे ये कहते हैं बसंत ऋतु तक हमारी ये कार्यक्रम चलता है। इसके बारे में मैं चाहूँगा कि संख्यात्मक विवरण साक्षी मैम ज़रूर इसके बारे में दें। प्लीज़ मैम।
जी, जी, मैं बताना चाहूँगी हमारा संस्थान ईशान आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा, हमने 45 अस्थमा कैंप किए हैं और हमने 5000 से ज़्यादा पेशेंट्स को फ्री ट्रीटमेंट दिया है, हमारे संस्थान में मिलता है। और हमारा हॉस्पिटल 60 बेडेड हॉस्पिटल है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एफिडेविट है। और यहाँ पे सभी प्रकार के विशेषज्ञ हैं, पंचकर्मा फैसिलिटीज़ हैं और अस्थमा पे हमारा काम जो है जारी है। हमने 45 कैंप जैसे मैं बता चुकी हूँ और 5000 पेशेंट्स को ट्रीट किया है। तो इसके साथ मैं आप सबका थैंक यू करना चाहूँगी। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।